आज की क्लास का जो टॉपिक है ये इन्वायरमेंट है। ओके, इन्वायरमेंट। तो आज की क्लास में समझेंगे डिटेल वे में व्हाट इज इन्वायरमेंट और इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर, और इन्वायरमेंट को किस तरीके से हम एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वायरमेंट। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है? तो इन्वायरमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड है। ओके, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड से आया और वो फ्रेंच वर्ड है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? which means neighborhood। neighborhood and which means neighborhood and ये surroundings। सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? एक फ्रेंच वर्ड है, इन्वायरमेंट से आया हुआ है और जिसका मतलब होता है क्या? नेबरहुड एंड सराउंडिंग्स। ओके, अब समझते हैं हम इन्वायरमेंट के दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स समझते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप इसका होता है क्या? नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक, और इसका सेकेंड टाइप क्या होता है? ह्यूमन इन्वायरमेंट। एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट और एक होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट जो होते हैं ये दो प्रकार से इसे हम डिवाइड करते हैं। एक होता है बायोटिक इन्वायरमेंट और एक होता है अबायोटिक इन्वायरमेंट। अबायोटिक। अब तुम लोग आस्क कर सकते हो व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज अबायोटिक इन्वायरमेंट, राइट? तो बायोटिक इन्वायरमेंट जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिनोट करते हैं। हमारे अर्थ पे जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड जो है दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? बायोटिक इन्वायरमेंट। और अबायोटिक इन्वायरमेंट क्या होते हैं? अबायोटिक इन्वायरमेंट होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये नेचुरल होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात करें ह्यूमन इन्वायरमेंट का। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में एक होता है मैन मेड इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट, मैन मेड इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट क्या है? जैसे हम अपने सुविधा के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए अलग अलग चीजों का क्या किया है, मतलब ये डिस्कवर किया है, आई मीन फाइंडिंग आउट किया। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मैन मेड इन्वायरमेंट। जैसे ये फॉर एग्जांपल व्हीकल्स बनाना, व्हीकल्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी फाउंड करना, इलेक्ट्रिसिटी को फाउंड करना। देयर आर सो मैनी इन्वेंशन, so many invention there are so many invention। जितने भी इन्वेंशन है, जितने भी डिस्कवरी है, ये जो हम किए हैं इसी को हम बोलते हैं what? इसको बोलते हैं हम इट्स अ मैन मेड इन्वायरमेंट। अपने जीवन जीने के लिए हम बहुत सारे क्या है आविष्कार किए।
इसको बोलते हैं ह्यूमन, ये मैन मेड इन्वायरमेंट या एक ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? तो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है एजुकेशन, एजुकेशन। इसके बाद बात करें तो नॉलेज, नॉलेज, आइडियाज, जितने भी आइडियाज हैं हमारे पास। तो ह्यूमन एज अ इन्वायरमेंट वर्क करता है अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एजुकेशन के बेस पे, अपने आइडियाज के बेस पे, अपने रिसर्च के बेस पे। रिसर्च के बेस पे भी क्या होता है, एक ह्यूमन इन्वायरमेंट कहलाता है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इतना ही है। हम बात करेंगे आगे नेचुरल इन्वायरमेंट को समझेंगे। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बायोटिक आते हैं और अबायोटिक आते हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट थिंग्स इन अ डिटेल्ड वे, इन अ डिटेल्ड वे। तो जैसा कि हमने बात किया, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो हमें बाय नेचर मिलता है, बाय नेचर ऑकरिंग सब्सटेंस या मटेरियल। अंडरस्टूड? तो बाय नेचर जो हमें मिलता है, तो दो तरीके से बाय नेचर हमें मिलता है। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, वन इज बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, और सेकेंड वन इज अबायोटिक कंपोनेंट्स, सेकेंड वन इज अबायोटिक कंपोनेंट्स। First one is biotic components and second one is abiotic components. तो biotic components के अंदर क्या सब आते हैं? तो like humans, human biotic components का पार्ट है। उसके बाद बात करें तो plants, plants। उसके बाद बात करें तो human, plants, then animals, animals। ये सब सारे क्या है, बायोटिक का पार्ट है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा, फौना, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएंगे। जितने भी लिविंग वर्ल्ड है वो सारे किसमें आ जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। जितने भी लिविंग वर्ल्ड है किसमें आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएगा, ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टूड? Then what happened? Be quiet. Next, abiotic components. Abiotic components एक नेचुरल इन्वायरमेंट ही होते हैं। Don't be sound. Abiotic components जो होते हैं एक नेचुरल इन्वायरमेंट ही होते हैं, जिसके अंदर क्या आते हैं, तो लाइक एयर, एयर, फिर आते हैं वाटर। वाटर को हम बना सकते हैं कहीं पे, फैक्ट्री के अंदर वाटर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि बाय नेचर हमें वाटर 71% अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, 71% ही वाटर हमें मिलेगा। तो ये सब बाय नेचरिंग ऑकरिंग सब्सटेंस होता है। तो एयर हो गया, वाटर हो गया। उसके बाद सनलाइट, सनलाइट को हम बना सकते हैं कहीं पे? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, तो ये बाय नेचर हमें मिलता है। उसके बाद सॉइल, सॉइल को बना सकते हैं? ये भी बाय नेचर ही बनता है, हमें मिलता है, सॉइल हो गया। उसके बाद बात करें तो मिनरल्स, मिनरल्स, मिनरल्स को हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, बाय नेचर मिलता है। मिनरल्स में सारे मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं, हमें बाय नेचर ही मिलते हैं। तो ये सारे क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है, लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमने ह्यूमंस देखे, प्लांट्स देखे, एनिमल्स देखे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे। ये सारे किसका पार्ट है, बायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है। ओके, अंडरस्टूड? तो यहाँ तक हमने बात की। अब हम समझेंगे इन्वायरमेंट का कुछ डोमेन्स होते हैं, ठीक है, उसको हम समझेंगे। व्हाट इज द डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट? तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट।
व्हाट इज द डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट? डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट। सभी अच्छे तरीके से फोकस्ड होके सुनना। This is very important, so please अच्छे तरीके से हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसका फर्स्ट डोमेन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है लिथोस्फेयर। क्या है? लिथोस्फेयर। हम इसको समझेंगे, देन बात करेंगे तो हम किसके बारे में। सेकेंड इसका डोमेन होता है एटमॉस्फेयर। और तीसरा डोमेन होता है क्या? हाइड्रोस्फेयर। और यही तीनों डोमेन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों डोमेन्स जहां पे फुलफिल होगा, जिस भी एरिया में ये तीनों डोमेन्स फुलफिल होते हैं उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। उसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। Be quiet, don't be talk, just be focused on both. Biosphere, ये क्या होता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? जहां पे लाइफ पॉसिबल है। क्या है? लाइफ पॉसिबल, जहां पे लाइफ सस्टेन कर सकता है, जहां पे ये बायो जोन माना जाता है। बायो जोन, यहाँ पे तीन चीज होते हैं। क्या क्या? लैंड, इसके बाद वाटर, और क्या होते हैं? तीसरा एयर। लैंड, वाटर, एयर, और तीनों जहाँ पे मौजूद रहेगा, जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तीनों चीज, वहाँ पे क्या होते हैं? लाइफ पॉसिबल होते हैं। और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। उस एरिया को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। यस, वेरी गुड आंसर। जस्ट बी फोकस्ड। अब हम एक एक करके सभी को समझते हैं। लिथोस्फीयर क्या होते हैं, देन समझेंगे बायोस्फीयर क्या होते हैं, और देन समझेंगे हम एटमॉस्फेयर क्या होते हैं, फिर हाइड्रोस्फीयर क्या होते हैं। क्या कर रही है? Let's see. First, understand lithosphere. Lithosphere होता है लैंड वाला पार्ट। इन्वायरमेंट का जो लैंड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लैंड पार्ट इज कॉल्ड lithosphere. अब सभी एक्टिव हो जाओ, एक एक करके बताना है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास लिथोस्फीयर कितना है? लिथोस्फीयर पार्ट हमारे पास कितना है? लैंड वाला पार्ट कितना है? 29%. 29%. वेरी गुड, सिट डाउन। लिथोस्फीयर पार्ट या लैंड वाला पार्ट हमारे पास कितने हैं? 29%। नहीं, 71 क्या है? वाटर पार्ट। 29%. बी क्वाइट, डोंट बस्ट। इसको हम 7 कॉन्टिनेंट्स में क्या किए हैं? डिवाइड कर दिए। 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या कर दिए हैं? डिवाइड कर दिए, ठीक है? और ये क्या होता है? सॉलिड पोर्शन होता है। सॉलिड पोर्शन होता है लिथोस्फीयर। यहाँ पे जितने हमें क्रॉप्स लगाना हो गया, ठीक है, और यहीं पे हमें मिनरल्स फाउंड किए जाते हैं। यहीं पे मिनरल्स फाउंड किए जाते हैं। यहीं पे हमें लाइक कोल फाउंड किया जाता है, कोल फाउंड किए जाते हैं।
फिर बात करें तो यहीं पे हमें क्या मिलता है, जितने भी मेटालिक मिनरल्स हो गया, नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गया, ये सारे कहाँ पे मिलते हैं हमें, लिथोस्फीयर पे। इतना ही नहीं, लिथोस्फीयर पे हम ह्यूमंस का जो 95% नीड होते हैं वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, लिथोस्फीयर पे कितना परसेंट नीड फुलफिल हो जाता है, 95%। 95% जो नीड्स होते हैं ह्यूमन का, ये कहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। अंडरस्टूड? तो ये है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर 29% मिलते हैं, इसे 7 कॉन्टिनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। यहीं पे हम लिथोस्फीयर पे क्या करते हैं, ह्यूमंस और मैक्सिमम प्लांट्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, उसके बाद ये एनिमल्स हो गया, ये सारे कहाँ पे लिव करते हैं। ठीक, लिथोस्फीयर समझ में आया सभी को? Yes, sir. लेट्स अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डोमेन, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर अब देखो, यहाँ पे हाइड्रो का मतलब कि वाटर होता है, यानी कहने का ये मतलब है जो हाइड्रोस्फीयर क्या होगा, वाटर वाला पार्ट। जितने भी वाटर पार्ट्स होंगे अर्थ पे वो सारे क्या कहलाएंगे, हाइड्रोस्फीयर। अंडरस्टूड? और हमारे अर्थ पे हाइड्रोस्फीयर कितना परसेंट में है, 71%. 71%। हाइड्रोस्फीयर कितना है, 71%। और इस हाइड्रोस्फीयर को हमने क्या कर दिया है, 5 ओशियन के अंदर डिवाइड कर दिया। 5 ओशियंस के अंदर हाइड्रोस्फीयर मिलता है। हमारे अर्थ पे कितने ओशियन है टोटल, 5 ओशियन है, ऑब्वियस। यस। नेक्स्ट बात करें तो हाइड्रोस्फीयर सीज के अंदर मिलते हैं, रिवर के अंदर मिलते हैं, ठीक, ओशियन के अंदर मिलते हैं, पाउंड्स में मिलते हैं, ठीक, एज ए ग्राउंड वाटर भी मिलता है, ग्राउंड वाटर। देन इस 71% वाटर में ऑलमोस्ट 97% वाटर जो है, Salty water. 97% Salty water. सॉल्टी वाटर, ठीक है, सॉल्टी वाटर। और इसके बाद कितना परसेंट वाटर, 3% वाटर जो है ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर। तो मैक्सिमम सैलाइन वाटर हमें ओशन से देखने को मिलता है, और सैलाइन वाटर से हम क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर जो है 3% टोटल अर्थ पे फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन 3% टोटल हमारे आसपास नहीं है। हमारे आसपास केवल 0.3% वाटर है एज अ ग्राउंड वाटर, जिसे हम डेली यूज में यूज करते हैं एज अ ड्रिंकिंग पर्पस। और 2.7% वाटर कहाँ पे है, ये आइस कैप्स के अंदर है या ग्लेशियर्स के अंदर फंसा हुआ है। ग्लेशियर्स के अंदर फंसे हुए 2.7% फ्रेश वाटर आइस कैप्स के अंदर फंसे हुए। तो हमने हाइड्रोस्फीयर समझा, हाइड्रोस्फीयर आया समझ में सभी को? Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट डोमेन समझते हैं। अब एक डोमेन से बांध लिया बस। दैट डोमेन इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तो बहुत ही मतलब डिटेल वे में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में ही समझेंगे और नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम अलग से एटमॉस्फेयर का एक क्लास लेंगे। ठीक, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये बना कैसे, मेड विथ, मेड अप विथ, मेड अप विथ। तो मेड अप विथ ये 3 सब्सटेंस से बना हुआ है। सबसे पहले ये गैसेस से बना हुआ है, एटमॉस्फेयर के अंदर मैक्सिमम गैसेस है। फिर डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल्स है। फिर बात करें तो वाटर का,
तीसरा क्या है? Water. वाटर वेपर। फर्स्ट वन इज गैस, सेकंड वन इज डस्ट पार्टिकल एंड थर्ड वन इज वाटर वेपर। अंडरस्टूड? ये तीनों आया समझ में? इसी तीनों से मिलके एटमॉस्फेयर आया समझ में? नेक्स्ट, तो हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है एटमॉस्फेयर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस, और ये मिक्सचर ऑफ गैसेस में कौन कौन से गैस हैं हम समझते हैं। सबसे लार्जर अमाउंट पे क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे लार्जर अमाउंट है, ठीक है। और कितना परसेंट है? 78%। फिर सेकंड लार्जर अमाउंट है ऑक्सीजन का, 21%। Are you mad? Why are you so many talking? अभी समझो ध्यान से, फिर पूछेंगे नहीं होगा। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। और ऑक्सीजन हमारे लिए ह्यूमंस के लिए जरूरी भी है, क्योंकि यही हम ब्रीथ करते हैं, आई मीन सांस लेने में काम मतलब यूज में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं। उसके बाद है सबसे मेजर गैस CO2 को मान लेते हैं, क्योंकि CO2 एक प्लांट के लिए नेसेसरी गैसेस है, एयर है। तो ये है 0.03%, ठीक है। तो ये तीन गैस मेजर है। उसके बाद और भी गैसेस है, अदर्स में बात करें। अदर में गैस से बात करें, अदर गैसेस में, तो इसमें आ जाएगा हीलियम, उसके बाद हाइड्रोजन आ जाएंगे। फिर बात करें तो ये आर्गन, नियॉन, ओके। इसके अंदर ओजोन भी आते हैं, ओजोन भी आता है, फिर मीथेन भी आता है, मीथेन भी आता है। तो ये सारे गैसेस किस में आ जाते हैं? ये सारे गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर है। इस ये लेस अमाउंट में है और ये सारे क्या है? मेजर अमाउंट में है। अंडरस्टूड? तो ये गैसेस हो गया। अब एटमॉस्फेयर का मेन काम क्या है? ये हमें यूवी रेज से बचाता है। सन से जितना बैड रेज निकलता है ना, जितना अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता है, वो अर्थ पे आने नहीं देता है। एटमॉस्फेयर उसे क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, स्कैटर कर देता है, मतलब रिफ्लेक्ट करके उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश नहीं करने देता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये प्रोटेक्ट करता है हमें किस चीज से? बताओ। यूवी रे से। प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रे, यूवी रेज। अल्ट्रा यूवी रेज का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिस रेज को हम झेल नहीं सकते हैं, जिस रेज को ह्यूमंस, प्लांट और एनिमल्स जो अर्थ पे है वो झेल नहीं सकता, ठीक है, उसे हम बोलते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। इसे हम बैड रेज भी बोल सकते हैं, बैड रेज। और सेकंड ये है जो ये यूवी रेज से और बैड रेज से हम बचाता है कौन है? तो एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स में डिवाइडेड है, सब लेयर्स बना है एटमॉस्फेयर का, उसमें एक ओजोन लेयर है, ठीक है। तो ओजोन लेयर हमें बचाता है किससे? यूवी रेज से। यूवी रेज से ओजोन लेयर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये समझ में आ गया हमें एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का सेकेंड पार्ट समझते हैं। एटमॉस्फेयर को हमने क्या कर दिया है? कंपोजिशन कर दिया, यानी डिवीजन कर दिया एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी उसके लेयर में बांट दिया है। उस लेयर को समझते हैं। सबने नोट डाउन कर लिया ना? यस सर। समझते भी जाना साथ साथ में। कोई डॉट हो तो पूछ भी सकते हो, वैसे लास्ट में डॉट भी लेंगे हम सभी का, पूछ भी सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं लेयर्स। तो एटमॉस्फेयर को कितने लेयर में बांटा गया? टोटल 5 लेयर्स। उससे वही 5 लेयर्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है उसको समझना, उसको देखते हैं। लेट्स सी वो 5 लेयर्स कौन सा है। तो फर्स्ट लेयर की बात करें तो जिसका नाम है
ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। इसको एक एक करके समझते भी जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है ये सबसे फर्स्ट लेयर माना जाता है, यानी अर्थ से जब तुम ऊपर की तरफ चलोगे तो सबसे पहला लेयर जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर है, फर्स्ट लेयर। अब बोलोगे सर इसका काम क्या होता है, ठीक है, तो इसका वर्क जो होता है ये जितने भी क्लाइमेटिक एक्टिविटी करता है ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है। क्लाइमेटिक एक्टिविटी जितने भी ऑल क्लाइमेटिक एक्टिविटी, ऑल वेदर फिनोमेना लाइक सनलाइट, लाइक वाटर, मतलब वाटर इन द सेंस रेनफॉल होना, सनलाइट आना, क्लाउड्स बनना, विंड आना, स्टॉर्म आना, ठीक है, these all are activity and work in troposphere। तो समझते हैं? देखो इसमें क्लाउड्स बनते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर, अंडरस्टूड। यहीं से हमें अर्थ पे सनलाइट देखने को मिलता है, अंडरस्टूड। यहीं से हमें रेनफॉल देखने को मिलता है, ओके। यहीं से विंड देखने को मिलता है, एयर जिसे बोलते हैं विंड। यहीं से हमें स्नोफॉल देखने को मिलता है। Why are you discussing? Be quiet ना, पहले समझ लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। So snowfall यहीं से होता है, क्लाउड से देखने को मिलता है, सनलाइट, रेनफॉल और ये सारे कहाँ पे देखने को मिलता है? ट्रोपोस्फेयर। यानी वेदर, ये जो वेदर चेंज होता रहता है हमेशा, ठीक है, तो वेदर फिनोमेना, क्लाइमेटिक एक्टिविटी सब कुछ कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर। सब कुछ कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर। आया समझ में? यस सर। सेकेंड लेयर समझते हैं। सेकेंड लेयर का नाम बता दो। सेकेंड लेयर कौन सा लेयर होता है? नो, स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर। इसीलिए बोलता हूं ध्यान से पढ़ो, अच्छे से नोट डाउन करो, समझते जाओ। कोई डॉट है तो पूछते जाओ। स्ट्राटोस्फेयर, देखो स्ट्राटोस्फेयर जो होते हैं इसे नीट एंड क्लीन एयर लेयर माना जाता है एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, इसीलिए दैट्स व्हाई यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। इसका जो वर्क है ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका योगदान क्या है, तो यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करता है, फ्लाई एरोप्लेन। जितने भी एरोप्लेन देखते होगे या जितने भी ये एयर जेट देखते होगे, एयर जेट ये यहीं पे फ्लाई करता है, एयर जेट, ठीक है। कहाँ पे? स्ट्राटोस्फेयर के अंदर। उसके बाद एक जो अपर स्ट्राटोस्फेयर होता है उसके अंदर ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर जैसा कि हम लोग जानते हैं, ओजोन लेयर के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है। कोई गॉसिप नहीं करेगा, जस्ट फोकस्ड। मैं पूछूंगा इसी से क्वेश्चन। तो ओजोन लेयर, ओजोन लेयर यहीं पे रहता है। कहाँ पे ओजोन लेयर का स्थान है? स्ट्राटोस्फेयर के अंदर। हाँ, ओजोन लेयर हमें किससे बचाता है? अभी मैंने बात किया था यूवी रेज से, यानी बैड रेज से। अब देखो ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डे टू डे डिप्लीट हो रहा है। क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहा है। इसके खत्म होने का क्या कारण है? CFC और HFC, ये दो गैसेज है जो अर्थ से निकलता है, ठीक है, और इसी के कारण ओजोन लेयर क्या हो रहे हैं? डिप्लीशन देखने को मिलता है। ओजोन लेयर में होल देखने को मिल रहा है।
तो इसके लिए ओजोन लेयर के लिए हमने पूरे वर्ल्ड ने मिलके एक मीटिंग किया, एक कॉन्फ्रेंस किया, एक सबमिट किया। उस मीटिंग का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कनाडा के अंदर हुआ था। कनाडा एक कंट्री है, जैसा कि जानते हो तुम लोग। तो वहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्या किया गया था, साइन किया गया। किस चीज को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अंडरस्टूड? तो ये ओजोन लेयर है। तो स्ट्रेटोस्फीयर से दो चीज है, एक ओजोन लेयर और यहीं पे एरोप्लेन भी फ्लाई करते हैं। और क्लाइमेट के लिए एक और प्रोटोकॉल है, क्लाइमेट के लिए क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था क्लाइमेट के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल। हमारे एनवायरनमेंट, हमारे इकोसिस्टम, हमारे क्लाइमेट को बचाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। तो ये आया स्ट्रेटोस्फीयर समझ में। अब थर्ड लेयर की बात हम करेंगे। बताओ तो थर्ड लेयर कौन सा है एटमॉस्फेयर का, जल्दी से। Take some time, just tell me the third layer name of atmosphere. Okay, very good. तीसरा जो लेयर है उसका नाम है मेसोस्फीयर। थर्ड लेयर इज मेसोस्फीयर। Understood? मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर को समझते हैं हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मेसोस्फीयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर माना जाता है, कोल्डेस्ट लेयर मेसोस्फीयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी लेयर हैं, इसमें सबसे कोल्डेस्ट लेयर माने जाते हैं किसे, मेसोस्फीयर। इसका टेम्परेचर कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। और एक इंपॉर्टेंट वर्क क्या है मेसोस्फीयर का, तो मेसोस्फीयर का जो वर्क है, ये अर्थ पे जितने भी एस्ट्रॉइड या मीटियोर आने लगता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में या अर्थ पे गिरने लगता है, तो मेसोस्फीयर क्या करता है, उसे बर्निंग करवा देता है, ठीक है, उसे ऊपर ही खत्म कर देता है। इसका वर्क है, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मेसोस्फीयर का, ये मीटियोर को बर्निंग करता है। मीटियोर को क्या करता है, बर्निंग करता है। यानी उल्का पिंड को क्या करता है, ये जला देता है। कौन, मेसोस्फीयर। ओके, तो ये वर्क हो गया मेसोस्फीयर का। अब समझते हैं हम फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर कौन सा है, थर्मोस्फीयर। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे ये हमारे डे टू डे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की बात करें तो इसका एक सब लेयर है, ठीक है, सब लेयर, जिसका नाम है आइनोस्फीयर। क्या नाम है उसका, आइनोस्फीयर। इसका क्या नाम है, आइनोस्फीयर। और आइनोस्फीयर क्या करता है, तो यहाँ पे आयंस होते हैं, बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं। और आयंस क्या वर्क करता है, तो आयंस जो होते हैं ये हमें नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, उसे क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं, ठीक है, लगाते हैं। तभी हमारे मोबाइल के अंदर, हमारे पीसी के अंदर, पर्सनल लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, सारे जगह क्या करते हैं, ये नेटवर्क प्रोवाइड होता है, ठीक है। यहीं से नेटवर्क क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है हमारे अर्थ, लोकेशन फैच होता है। यहाँ पे लोकेशन सैटेलाइट्स भी लगाए जाते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी लगाए जाते हैं, नेटवर्क सैटेलाइट्स भी लगाए जाते हैं, ठीक है, आइनोस्फीयर के अंदर। इसीलिए आइनोस्फीयर हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट।
अरबिस्टो, और इसको हम मानते हैं हॉटेस्ट लेयर। पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे हॉट लेयर जो है, यानी हॉटेस्ट लेयर जो है, ये कौन है? कौन है? थर्मोस्फेयर। हॉटेस्ट लेयर कौन है? Atmosphere. तो थर्मोस्फेयर आया समझ में? अब एक लेयर बचा है जिसे हम समझते हैं एग्जॉस्फेयर। डन। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्फेयर को समझते हैं, ठीक? इधर ध्यान समझो, ये लास्ट लेयर है। इसके बाद टॉपिक हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी बचा हुआ रहेगा। एग्जॉस्फेयर जो होता है आउटर लेयर माना जाता है एटमॉस्फेयर, आउटर लेयर। और यहाँ पे क्या होते हैं? लाइटर गैसेस होते हैं। यहाँ पे लाइटर गैसेस होते हैं, लाइक हीलियम, wait a second, helium and hydrogen। ये क्या होते हैं?